वैसे पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। लोकसभा चुनाव चले गए, मनोहर लाल जी को दो बड़े मंत्रालय मिल गए, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज आंकड़ों के हिसाब से हम लोग बात करें तो वो बीजेपी विधानसभा चुनाव वाइज जो है उनके ऊपर जो है खतरे जो है मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। आज एनालिसिस करेंगे 9 विधानसभा का, कहाँ पर जो है बीजेपी हारी है, कहाँ से कम वोटों से जीती है और आगे विधानसभा में क्या होने जा रहा है, और कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा, अच्छा प्रदर्शन किस विधानसभा में रहा और किस सीट पर जो है सेफ सीट जो है कांग्रेस के लिए है। ये पूरे के पूरे आंकड़े आज मेरे साथ हैं और मेरे साथ सुधीर जाखड़ जिन्हें आप पहले भी देख चुके हैं, राजनीतिक में अच्छी पकड़ रखते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और आंकड़ों वाइज बात करेंगे कि दिव्यांशु जिन्होंने चुनाव लड़ा, नया चेहरा था, 25 दिन पहले उसको टिकट मिलती है, 3-4 दिन वो उलझ जाते हैं, लगभग 20 दिन उनको प्रचार के लिए मिलते हैं, लेकिन फिर भी 5 लाख प्लस वोट जो है उनको मिल जाते हैं। कांग्रेस का क्या फ्यूचर है करनाल लोकसभा में, बीजेपी का क्या फ्यूचर है, इस पर जो है बातचीत करते हैं सुधीर से। सुधीर भाई, चला गया इलेक्शन, चला गया, अब तो एनालिसिस कर सकते हैं अभी कहाँ क्या रह गया, कैसे रह गया। बड़ी बात है कि सारी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हो, क्योंकि आप चुनाव के दौरान रहे, आप विभिन्न चैनलों पे आपकी डिबेट भी हुई। दिव्यांशु की परफॉर्मेंस कैसे देखते हो और मनोहर लाल खट्टर की परफॉर्मेंस कैसे देखते हो? देखिए, जिस तरीके से 2019 का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव था, करनाल लोकसभा से 6.5 लाख वोटों से भी ज़्यादा के अंतर से संजय भाटिया यहाँ से एमपी बने थे। वो अंतर तो बहुत कुछ जो अब की बार है कम हुआ है। अब की बार अंतर रहा 2,32,000 का, तो सीधे सीधे 4,24,000 के लगभग वोटों का पिछले लोकसभा और अब की लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान हुआ है। जो कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में केवल 2,34,000 वोट यहाँ 2,55,000 वोट यहाँ से ले पाई थी, अब की बार वो 5,06,700 के लगभग वोट यहाँ से उसने लिए। नो डाउट बुद्धि राजा जो हैं वो नए थे, चेहरे थे, युवा चेहरे थे और उनका यहाँ स्थानीय भी नहीं होना और फिर भी बावजूद इसके इतनी वोट लेकर उन्होंने चुनाव में हासिल किए हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक सुखद खबर हो सकती है। और बीजेपी के लिए ये हो सकता है कि बहुत सारी वोट बैंक उससे खिसका है। काफ़ी परसेंटेज वोट जो है बीजेपी के 2019 में लोकसभा चुनाव में 70% वोट बीजेपी ने करनाल से हासिल किए थे, लेकिन 2024 की बात करें तो 54% पे बीजेपी वोट हासिल करने में हो रही है। लेकिन 16% वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है जो बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस के पाले में कहीं ना कहीं गया है। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी जीत बेशक यहाँ से गई है, लेकिन विधानसभा की राह जो है वो आसान नहीं है। ये राह कठिन है, मैं देख भी रहा था। हम इसमें 5,06,000 वोट जो हैं दिव्यांशों को मिले हैं। नया चेहरा था, भीतरघात हुई, करनाल और पानीपत में भीतरघात हुई। अगर जो भीतरघात ना होती तो शायद आंकड़ा जो है और बयां करता है इस सारे मामले में। अभी बात करेंगे क्योंकि अगर जो बीजेपी का वोट परसेंटेज जो घटा है तो कांग्रेस का बढ़ा है। 19% जो है वोट उन्हें 2019 में मिले थे, लेकिन अब जो है 37% जो है वोट उन्हें मिले हैं, यानी कि आंकड़ा सीधा सीधा 18% बढ़ा। 18% बढ़ गया। बीजेपी 16% उनका वोट बैंक खिसका है और कांग्रेस का 18% बढ़ा है। तो ये बात थी लोकसभा चुनाव की। कई बार क्या होता है कि लोकसभा चुनाव ये तो देखने को मिला है कि क्षेत्रीय दलों को लोगों ने महत्व नहीं दिया है। राष्ट्रीय पार्टियों के बीच मुकाबला रहा, हरियाणा में नेक टू नेक फाइट रही। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट भी मैटर करते हैं, विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे भी मैटर करते हैं और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर बहुत कुछ मैटर करता है उसमें। इसलिए बीजेपी के लिए जो जिस उत्तरी हरियाणा में बीजेपी जीतती है और कहीं ना कहीं सरकार बनी है, 2014 की बात करें, हम 19 की बात करें, अब 2024 में उत्तरी हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ घटता नजर आया है और बहुत सारी सीटें हैं, 2-4 सीटें ऐसी हैं जिन पे बिल्कुल बीजेपी सेफ कंडीशन में फिलहाल आज के टाइम, वो भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए। लेकिन नुकसान हर विधानसभा में बीजेपी को हुआ। जाहिर तौर पर लोकसभा के मुद्दे कुछ हो रहे हैं। मोदी के नाम पर जितने भी 10 कैंडिडेट थे मोदी के नाम पे चुनाव जो लड़ रहे थे, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। कैंडिडेट अपना भी देखना होता है, कैंडिडेट का चेहरा जो है वो भी देखना होता है। एंटी इनकम्बेंसी भी आप करें 10 साल की, वो भी जो है लोगों के बीच में, उसके बाद पहलवान वाला मुद्दा भी चला गया, किसानों आंदोलन वाला वो भी चला गया। ठीक है,
कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम वोटों से बीजेपी जीत रही है। क्या खतरे की ये घंटी आप मानते हैं बीजेपी के लिए? हाँ बिल्कुल। जैसे हम फिलहाल हम करनाल जिले की ही बात करें कुलवंत भाई, तो करनाल जिले में कई विधानसभा ऐसी हैं जहां भी बिल्कुल बीजेपी को बहुत भारी अंतर से नुकसान हुआ है। हम विधानसभा वाइज भी करें, अब जैसे जहां सेफ है, फिलहाल जो देखा जा रहा है कि घरोंडा और करनाल शहर कुछ सेफ बीजेपी के लिए हैं, ये दोनों विधानसभा। लेकिन करनाल और घरोंडा दोनों विधानसभाओं में बीजेपी के लिए संकट के बादल जो हैं, चुनावी संकट के बादल छाए रहेंगे। ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ऑरेंज अलर्ट पे ये दो विधानसभा हैं, जहां मतलब बीजेपी थोड़ा बहुत भी मेहनत करे तो ये दो सीटें आसानी से निकाल सकती हैं। लेकिन जहां सबसे ज्यादा बीजेपी को खतरा है, असंध विधानसभा बीजेपी के लिए। हम लोग पहले आपके पास आंकड़े होंगे, करनाल शहर का आंकड़ा होगा, गरोंडा का आंकड़ा एक बार दर्शकों को बता दें कि करनाल और गरोंडा में कितना लॉस हुआ है बीजेपी को और कांग्रेस कितना पाई उसमें। देखिए 2019 में बीजेपी घरोंडा विधानसभा से 84,000 लगभग वोटों से जीती थी। अब की बार 2024 में 32,000 वोटों से ही जीती है। तो सीधा सीधा घरोंडा में 52,000 का बीजेपी को नुकसान है। तो ऑरेंज अलर्ट है ये। हाँ बेशक 32,000 से जीत गई है, वो लोकसभा में जीत गई है। विधानसभा की राह आसान नहीं है, क्योंकि विधानसभा में तो बहुत जाति भी मैटर करती है, क्षेत्र के नेता भी मैटर करते हैं, और स्थानीय मुद्दे और हरियाणा के लोकल मुद्दे ज़्यादा रहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी पे तो मोदी का चेहरा होता है या बहुत कुछ मैटर करता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में दिन रात का अंतर रहता है। 52,000 ये कांग्रेस आप हुआ है, वोटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है। ये ऑरेंज अलर्ट में हम इसको गिन के चले। हाँ, ये यहाँ संकट के बादल हैं, मतलब यहाँ विधानसभा में कुछ भी हो सकता है। अगर पार्टी चाहे बीजेपी है, अगर कांग्रेस मेहनत करे कांग्रेस निकाल सकती है, बीजेपी मेहनत करे और जो ये नुकसान हुआ उन्हें किन वजह से हुआ उन पे अगर वो विश्लेषण करे तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज यहाँ कुछ भी हो सकता है। चेहरा मैटर करेगा, कांग्रेस किसको दे रही, बीजेपी किसको दे रही है। हाँ बीजेपी के तो नो डाउट हरविंदर कल्याण वहां से होंगे, 2 दफा विधायक रहे हैं। अब कांग्रेस किसको वहां से टिकट देगी ये भी मैटर करेगा। चलिए, ये आपको मोटा मोटा हमने घरोंडा का बताया। असंध चलते हैं। अब हम असंध चलते हैं। असंध में हालांकि कांग्रेस विधानसभा में जीती हुई है, वहां से कांग्रेसी विधायक है शमशेर गोगी जी, लेकिन 2019 में 56,000 वोटों के अंतर से लोकसभा चुनाव बीजेपी जीती थी। लेकिन 2024 में केवल मात्र 1600 के लगभग वोटों का ही अंतर रहा है। तो ज्यादा मार्जिन नहीं है। हाँ आप ये देखो ना, 56,000 वोटों का डिफरेंस था 2019 में, अब रह गया वो 1600 वोटों का। तो 54,500 के लगभग 54,500 वोटों का नुकसान है, और ये रेड जोन में है असंध सीट बीजेपी के लिए। ये अनसेफ है, अनफिट यहाँ बीजेपी। ये शमशेर गोगी का जलवा कहें या सिख बाहुल्य क्षेत्र है, किसान बाहुल्य क्षेत्र था ये सिख बाहुल्य भी था, किसान बाहुल्य भी था, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जाट बाहुल्य भी था। तो वहाँ एक्चुअली क्या है कि जो असंध जो विधानसभा है, वहाँ और जगह तो होता है 2 कोणीय, त्रिकोणीय, 4 कोणीय मुकाबला, वहाँ तो 5-6 कोणीय मुकाबला होता है। वहाँ इतनी वोट जाटों की है, इतनी रोडों की है, इतनी सिखों की है, इतनी ही राजपूतों की है, और इतनी ही पंडितों की है। वहां लगभग बराबर सी है। वहां कास्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है। अब जो इस हिसाब से देखो तो कास्ट फैक्टर तो रह ही नहीं गया, मात्र 1600 हो गया। अगर कास्ट फैक्टर होता तो आप ये बताओ, मराठा वीरेंद्र वर्मा खड़े थे, रोड समाज की वोट वहां उनको मिलनी चाहिए थी, वो उनको खुद के समाज की नहीं मिल पाई। बावजूद इसके 1600 वोटों के अंतर से बीजेपी जीती है। तो ये असंध जो विधानसभा है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी करनाल लोकसभा में खतरे की घंटी है। असंध और घरोंडा, अभी दोनों सीटों पर हमने जो है बातचीत की। नीलोखेड़ी की तरफ आते हैं। नीलोखेड़ी का क्या ग्राफ रहा? देखो नीलोखेड़ी में 2019 में बीजेपी जीती लगभग 63,000 से, लेकिन 2024 में केवल 11,000 वोटों से जीती है। आप ये देखो कि जो वहां से पहले विधायक रहे उनके कबीर पंथी जी, और वो एक तरीके से वहाँ इतनी संख्या में सरदार वोटर नहीं है, जाट वोटर तो वहाँ है ही नहीं, मतलब मेरे ख्याल से 100-200 वोट जाटों की होंगी। बावजूद इसके वहाँ शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, बैकवर्ड क्लासेज हैं, रोड हैं, राजपूत हैं, सिख हैं, मतलब निसिंग एरिया के आसपास। बावजूद इसके जहाँ 63,000 से बीजेपी जीती थी, आज 11,000 से जीती है। इस हिसाब को देखते हो, हालांकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा
वोट मिल जाती, ज्यादा अंतर से जीती जाती, लेकिन इसके यहाँ तो इलेक्शन इस तरीके का रहा जैसे विधानसभा का है एक तरीके से। तो ये असंध, करनाल जिले में असंध विधानसभा के बाद दूसरे नंबर की जो सबसे खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है, जहां बीजेपी रेड जोन में है और कांग्रेस यहाँ से मतलब जीत सकती है, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस हारती हुई आई है। तो यहाँ बीजेपी के लिए इस हिसाब से देखिए सिर्फ 11,000 52,000 का लॉस आप दिखा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो कांग्रेस यहाँ पे अच्छा चेहरा खड़ा करे तो कांग्रेस की ये सेफ सीट मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नीलोखेड़ी कांग्रेस के लिए सेफ है और बीजेपी के लिए रेड जोन है। चलिए, ये नीलोखेड़ी का तस्वीर आपको दिखाई। करनाल शहर में आते हैं, करनाल शहर की क्या हालात हैं जी, पहले क्या था अब क्या है? कुलवंत भाई, 2019 में बीजेपी 80,000 वोटों के अंतर से यहाँ से जीतती है। 2019 का चुनाव लोकसभा का। 2024 में बावजूद इसके कि वहाँ वो सीएम सिटी रही, नायब सिंह सैनी वहाँ से कुछ चुनाव लड़ रहे थे, इनसे पहले मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ते आए, लेकिन 45,000 वोटों का घाटा हुआ है, केवल लगभग 35,000 वोटों से ये 19 का 24 का आंकड़ा है। 24 का, 19 में तो 80,000 से जीती, 24 में केवल 35,000 से जीती, तो 45,000 का वोटों का नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को हुआ। ये बेशक यहाँ सीएम मनोहर लाल खट्टर की विधानसभा रही हो, 2 बार वो बने हो, अब की बार उपचुनाव में नायब सिंह सैनी जीते हो, लेकिन बावजूद इसके ये सीट अनसेफ है। ये अनसेफ सीट है। करनाल शहर की हम लोग बात कर रहे हैं, लगभग 45,000 वोटों का जो है लॉस जो है बीजेपी को हुआ है, और ये कांग्रेस के पक्ष में ये 45,000 जो वोट हैं ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री पे आते हैं, इंद्री के क्या रुझान है जी, इंद्री का बताएं थोड़ा सा। इंद्री भी जो है बीजेपी के लिए अनसेफ है, वहाँ कांग्रेस को फायदा हुआ है, क्योंकि सीधे सीधे जहां करनाल शहर में 45,000 वोटों का नुकसान पिछले चुनाव की तुलना में अब की बार बीजेपी को हुआ है, तो इंद्री में 50,000 वोटों का नुकसान हुआ है। 2019 में 71,000 से बीजेपी जीती, 2024 में 21,000 का अंतर रह गया, तो सीधा सीधा 50,000 वोटों का अंतर थोड़ा नहीं होता, वो भी लोकसभा चुनाव में। मतलब करनाल लोकसभा की हम लोग बात करें, 5 सीटों की बात करें, शहर छोड़ दिया जाए, सिर्फ 45,000 वोटों से हैं, बाकी 4 सीटों पे। हाँ, ये लगा लो आप, नीलोखेड़ी और असंध तो सबसे मतलब वहाँ तो बीजेपी बिल्कुल रेड जोन में है, और घरोंडा और करनाल शहर में ये है कि 50-50 मामला है, और ऐसा ही कुछ समीकरण इंद्री का भी है। इंद्री में 21,000 से जीती है, करनाल में 35 से, घरोंडा में जीती थी 32,000 से। तो ये जो 21 है, 35 है, 32 है, ये विधानसभा में इतना मैटर नहीं करता है, तो लोकसभा में इतनी वोटों से जीते हैं, तो विधानसभा में तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये करनाल का एनालिसिस था। करनाल में बीजेपी फिलहाल जो है विधानसभा में सेफ नजर नहीं आ रही। को 32,000 21,000 का ये आंकड़ा कोई ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, जीत का आंकड़ा नहीं है, लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। और अब जबकि कोई स्थानीय मुद्दे होते हैं अभी, क्योंकि चुनाव है, जो स्थानीय चुनाव होंगे, चेहरा कौन सा होगा, उसी हिसाब से जो है सारा आंकड़ा जो होगा। अब पानीपत सिटी की बात करें, अब पानीपत सिटी में तो मनोहर लाल जी थपकी भी दे गए प्रमोद वीर साहब को कि पानीपत शहर और पानीपत ग्रामीण से मैं जीता हुआ हूँ, जबकि कांग्रेस क्या सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल पूरे 9 लोकसभा की बात करें, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के ग्रामीण में है, उसके बावजूद ग्रामीण में इतनी बढ़िया। देखो, हमने करनाल की बात की, अब मैं पानीपत की हम बात कर रहे हैं। पानीपत और करनाल में, यानी कि करनाल लोकसभा में अगर बीजेपी की सबसे फिलहाल सेफ सीट जो है, यानी कि आप ये देखो कि जहां, हालांकि नुकसान तो यहाँ भी हुआ है बीजेपी को, 2019 में यहाँ से संजय भाटिया तो यहाँ के स्थानीय भी थे, और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 87,000 वोटों के अंतर से जीती थी। 2024 में 59,000, यानी कि 60,000 से 1,000 कम वोटों के अंतर से फिर भी बीजेपी जीती है। तो पूरे लोकसभा की 9 सीटें देखी जाएं तो पानीपत सिटी मुझे सबसे सेफ बीजेपी के लिए फिलहाल नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट थोड़ा ही नुकसान हुआ, 28,000 का नुकसान, 28,000 वोटों का नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर सबसे सेफ सीट आज के टाइम मानी जाए तो पानीपत सिटी है। बावजूद इसके कि यहाँ के जो सांसद थे संजय भाटिया, वो चुनाव प्रचार में नहीं शामिल थे, उनको चुनाव प्रचार से एक रणनीति विशेष के तहत दूर रखा गया। भाई बीजेपी को लगा कि ये यहाँ के सांसद थे, लोगों में इनके प्रति नाराजगी है, फिर इनको चुनाव से दूर रखा, उनकी
मतलब उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगाई, यहाँ कम दिखाई दिए, बावजूद इसके भी वो यहाँ से मनोहर लाल खट्टर 59,000 वोटों के अंतर से जीते हैं। तो कांग्रेस का कोई भी चेहरा है उसको थोड़ी नहीं खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके फाइट में आ सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल का रुझान देखते हुए, क्योंकि 59,000 वोटों का अंतर थोड़ा नहीं होता, ये मतलब बीजेपी कांग्रेस के लिए यहाँ खतरे की घंटी है। कांग्रेस को अगर मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे उम्मीदवार को यहाँ से उतारना पड़ेगा, और बीजेपी की तरह बिल्कुल घर तक, बूथ मैनेजमेंट छोड़िए, घर तक मैनेजमेंट करने पड़ेंगे वोटरों के, एक एक वोटर को मैनेज करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस का क्या सीन रहा 2019 में 2024 तक, कांग्रेस का कुछ वोट बैंक बढ़ा यहाँ पर या घटा नजर आया? देखिए, कांग्रेस को यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में 23,200 वोट मिली थी, लेकिन अब की बार 37,900 वोट मिली हैं। तो सीधा सीधा 14,000 वोट ही हासिल हुए। हाँ, उनको अगर 28,000 का नुकसान हुआ, 14 इनके बढ़ गए, तो बीजेपी को 28,000 का नुकसान हो गया। यहाँ स्थानीय नेता मेहनत कर जाते तो ये मार्जिन और बढ़ जाना। ये अगर पानीपत शहरी में स्थानीय कांग्रेसी नेता, क्योंकि कांग्रेसी नेता भी यहाँ बहुत सारे हो गए शहर के अंदर भी, कुछ ने तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ज्वाइन किए, जो यहाँ से पूर्व विधायिका भी रहे, अगर वो मेहनत कर देते तो यहाँ बराबर में कहीं ना कहीं आ जाता मामला। लेकिन 14,000 वोट जो बीजेपी से टूटा है, इसकी वजह से पिछले चुनाव और अब के चुनाव में 28,000 का नुकसान हो गया। 14,000 वोट वो बीजेपी उसको कांग्रेस को मिल गई, इसलिए बीजेपी को 28,000 का नुकसान। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उनका जिक्र कर भी लेते हैं। इसलिए था कि जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने एंट्री की कांग्रेस में, और ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा बूम आ जाएगा, बीजेपी शहर से हार जाएगी, क्योंकि रेवड़ी का चुनाव जो है, रेवड़ी बहुत अच्छा चुनाव जीते थे, वो अपने बूथ से ही मेरे ख्याल हारी हुई वहाँ से नजर आई। अपने जो उनके इलाके हैं, जो वहाँ के वार्ड हैं, वहाँ से भी हारती हुई नजर आई। देखिए, जिस तरीके से लोगों में हुआ था, हालांकि हमने तो पहले ये कहा था कि इतना कुछ नहीं बदल पाएंगे। विधायिका थी यहाँ से रोहिता रेवड़ी, उनके हस्बैंड है सुरेंद्र रेवड़ी, भाई ये कांग्रेस में आ गए हैं, अब तो यहाँ से दिव्यांशु बुद्धि राजा बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगा। लेकिन मैंने बहुत सारे अपने विश्लेषणों में ये भी कहा कि यहाँ के यही लीडर नहीं चाहेंगे कि दिव्यांशु जीते, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, चाहे वो विधानसभा को लेकर था या ये यहाँ से हार गया और ज़्यादा वोट पानीपत शहर से दिव्यांशु अगर ले जाता हारने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं आगे जो स्थानीय जो नेता थे, पंजाबी नेता थे, उनको अपनी टिकट ये था कि ये लोकसभा का लेके आ सकता है तो विधानसभा का भी लेके आ सकता है, तो बहुत सारे डर थे और इतना कुछ करिश्माई तो कुछ कर नहीं पाए। अब आप ये बताओ, जो नेता है जो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस की, वो अपने बूथों पे आ रहे हैं, अभी चलेंगे एक दो, तो दो विधानसभा तो ऐसी है जहां जो एमएलए कांग्रेस के हैं और खुद एमएलए के बूथ से कांग्रेस आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये भीतरघात था ये कांग्रेसियों में बहुत ज्यादा था। यहाँ देखने को बिल्कुल बिल्कुल जो देखने को अभी रूरल की बात कर रहे हैं, ग्रामीण से महिपाल ढांडा है और अभी जो है अभी मंत्री बने हैं, पंचायत मंत्री बने हैं। 92,000 से बीजेपी जीते थी और अब लगभग जो है 47,000, यहाँ भी लॉस हुआ है बीजेपी को। लगभग 45,000 वोटों का नुकसान पानीपत ग्रामीण में बीजेपी को हुआ 2019 की तुलना में, लेकिन फिर भी वो 47,000 वोटों के अंतर से जीती है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है पानीपत सिटी पूरी करनाल लोकसभा में सबसे पहली सेफ सीट है और दूसरे नंबर पर पानीपत ग्रामीण बीजेपी के लिए सेफ सीट है। ये जो साख उनकी गिरी है, जो 1 दर्जन से ज्यादा जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और ये तैयारी उनकी आज से नहीं है, पिछले 2-3 सालों से तैयारी है। कांग्रेसियों को पानीपत ग्रामीण में सबक लेना चाहिए। हर गांव में टिकटार्थी हैं कांग्रेस के, बावजूद इसके उनके बूथों पे कांग्रेस आ रही है। और पानीपत ग्रामीण में जितने टिकटार्थी हैं, अगर वो अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेते तो इतनी वोटों से बीजेपी पानीपत ग्रामीण में नहीं जीतनी थी लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर। लेकिन जहां पिछले विधानसभा चुनाव में आप ये बताओ, हर गांव में पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस का टिकटार्थी है। पिछली बार 15,000 वोट केवल विधानसभा में कांग्रेस की आई थी। तो कांग्रेस को अगर पानीपत ग्रामीण में कुछ अपना दिखाना है, वर्चस्व या जीत की बात करनी है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से घरों से निकलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्लस पॉइंट फिर, क्योंकि साथ में हम बात ये भी करेंगे कि कांग्रेस का प्लस पॉइंट कहाँ से आया, इसको हम दिव्यांशु की नज़र से देखिए कि दिव्यांशु को वोट पड़ा है या कांग्रेस को वोट पड़ा है, ये मामला बताएं। देखिए,
पिछली बार 2019 में केवल लोकसभा चुनाव में 29,000 वोट कांग्रेस को मिली थी। अब की बार 32,000 ज्यादा उनको मिली है, लगभग 61,000 वोट मिली है। तो एमपी के में तो उन्होंने, जो दिव्यांशु है उसने अपनी मेहनत की, या वो हर गांव तक गए, हर कॉलोनी तक उन्होंने पहुंचने, ये दिव्यांशु बुद्धि राजा की मेहनत है कहीं ना कहीं मुझे नजर आती है। अगर आप बात करें पानीपत ग्रामीण में, ऐसे तो जो मेयर रहे हैं यहाँ से सुरेश वर्मा, उनके बूथ पे बीजेपी जीती है। मैं भी बता देता हूँ, पानीपत ग्रामीण का उनका 92 नंबर बूथ था, जो मेयर थे सुरेश वर्मा, वहां कांग्रेस को 167 वोट मिली है और बीजेपी को 694 वोट मिली है। अगर मेहनत करते तो यहाँ भी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ जाते हैं। कांग्रेस के लीडर अपना अपना बूथ, अपना अपना गांव संभाल लेते हैं। हाँ, अगर वो अपना गांव भी संभाल लेते तो परिणाम कुछ भी आ सकते थे। उन्होंने सोचा कि लोग जो है, जनता जिनको बीजेपी हरानी है, वो आपको ऐसे ही वोट देंगे, बिना मांगे हुए वोट मिलेंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में, वोट मांगने के लिए भी लोगों के बीच में जाना पड़ता है। इसराना में आप जिक्र कर रहे हैं, इसराना में एमएलए बलबीर बाल्मीकि के बूथ पे भी आ रही है। इसराना में हालांकि वहां से 6700 वोटों से ही बीजेपी जीत पाई, लेकिन हैरानी की बात है, इसराना से विधायक है बलबीर बाल्मीकि, उनका बूथ नंबर है, उनके गांव का, गवालड़ा गांव है उनका बूथ नंबर है 178। वहां कांग्रेस को 223 मिली है और बीजेपी को 226। वहां भी 3 वोट से बीजेपी जीती है। ये कांग्रेसियों को इससे सबक लेना चाहिए कि लोकसभा चुनाव, जो इतना बड़ा चुनाव होता है विधानसभा की अपेक्षा, बावजूद उसके एमएलए के गांव में बीजेपी, एमएलए के बूथ पे बीजेपी जीती है बलबीर बाल्मीकि। यहाँ देख पा रहा हूँ मैं, 52,000 वोट पहले मिले थे, सिर्फ 6800 वोटों से। ये भी नुकसान बीजेपी को हुआ है यहाँ। ये इसराना जो है वो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव 2024 में खतरे की घंटी है, अनसेफ है, रेड जोन में है। लेकिन इस चीज को कांग्रेस ये समझ ले कि हम इस जीते हुए हैं यहाँ से और अब की बार विधानसभा भी आसानी से जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके विधायक के बूथ नंबर से भी 3 वोटों से बीजेपी जीती है, जो बलबीर बाल्मीकि विधायक का 178 बूथ नंबर था। और जबकि बीजेपी की बात कर लें, राज्यसभा सांसद है कृष्णलाल पवार, बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा है, 5-6 दफा विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब की बार राज्यसभा। वो तो जब से मेरे ख्याल से एक ही चुनाव आ रहे हैं, वो तो 2 चुनाव आ रहे हैं, एक बार वो राजरानी पूनम से आ रहे थे, एक बार वो बलबीर बाल्मीकि से आ रहे हैं। नहीं तो वो सारे चुनाव उन्होंने जीते हैं, चाहे वो पहले असंध हल्का था रिजर्व, या उसके बाद इसराना हल्का रिजर्व हुआ। तो वहाँ कहीं ना कहीं देखो, कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी है और बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी है। जहां 52,000 से जीतती थी, अब केवल 6800 वोटों के अंतर से 40,000 से ज्यादा का नुकसान जो है यहाँ बीजेपी को दिखाया जा रहा है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, अनसेफ है, लेकिन कांग्रेस को सबक लेने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। समालखा में चलते हैं। समालखा में कांग्रेस के धर्म सिंह छोक्कर जो है विधायक हैं। हालांकि ईडी वाला जो मामला आपको चल पता है, उसमें जो है चुनाव प्रचार में वो दूर रहे, क्योंकि उनके जो जमानत है वो जमानत नहीं हुई और लगातार गिरफ्तारी का डर जो है उन्हें बना था, और इसलिए जो है वो दूर रहे। बावजूद इसके यहाँ पर 52,000 का नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आया है, सिर्फ 18,000 वोटों से जीते हैं। 52,000 वोटों का बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को समालखा में हुआ है। 2019 में 70,000 वोटों से लोकसभा चुनाव बीजेपी जीती थी उस विधानसभा से, और 2024 में केवल 18,000 वोटों से जीती है समालखा विधानसभा। चेयरमैन भी उनका बीजेपी, वहाँ बहुत कुछ है, वहाँ उनका हेड ऑफिस भी है, कई बड़े बड़े चेहरे भी हैं। प्रदेश महामंत्री है अर्चना गुप्ता, वो भी समालखा से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। संजय छोक्कर जो पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, वो भी बीजेपी में आ गए हैं। एक शशिकांत कौशिक जिन्होंने 2 बार लगातार चुनाव लड़ लिया, वो भी वहाँ से हैं। कृष्ण कवाना भी, बहुत सारे नेता वहाँ बीजेपी के हैं। तो यहाँ सीधा 52,000 का नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ, विधानसभा में तो इससे भी बड़ा नुकसान हो। अनसेफ सीट मान ले हम इसको। ये बिल्कुल रेड जोन में समालखा सीट बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, रेड जोन में है, और यहाँ अनफिट, अनसेफ बीजेपी है। चलिए, समालखा था। हालांकि वो बात अलग है, इसके साथ समालखा के एमएलए हैं धर्म सिंह छोक्कर के खुद के बूथ पे बीजेपी बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से जीती है। धर्म सिंह छोक्कर और उनके भाई हैं कंवर सिंह छोक्कर। धर्म सिंह छोक्कर विधायक जो समालखा से 162 नंबर उनका बूथ नंबर है। वहां से कांग्रेस को मिली केवल 213 वोट,
और बीजेपी को मिली 420 वोट, यानी कि खुद 207 वोटों से धर्म सिंह छोक्कर के बूथ से बीजेपी जीती है। ये कांग्रेसियों के लिए भी एक चिंता का विषय होना चाहिए, उनको भी एक सबक लेने की जरूरत है। कांग्रेसियों को खुश होने की जरूरत नहीं है कि कम आंकड़ा बीजेपी नहीं है, बीजेपी जीती है वहां से, चलो वो अलग बात है, उनको नुकसान ज्यादा हुआ, लेकिन ये देखो ना, इस राणा की तरह ऐसे ही समालखा के विधायक के बूथ से 207 वोटों के अंतर से जीती है। ये कांग्रेसियों को सोचने की जरूरत है। जाते जाते इस पे हम लोग बात जो करेंगे कि इस सारे मामले में वीरेंद्र मराठा बहुत शोर था उनका और बार बार वो बात कर रहे थे। लास्ट में उनका जो बयान आ गया, पंजाबियों वाला बयान, और आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है उनके गल चली गई, ज़्यादा मार्जिन बीएसपी से भी शायद नीचे रहे हैं वो, ठीक है, उनकी हार का, इतनी बड़ी हार का कारण क्या मान रहे हैं आप? देखिए कुलवंत भाई, जैसा हम अक्सर अपने एनालिसिस में बताते थे कि दो ही वोट हैं बीजेपी को, जिताने वाली और हराने वाली। जिताने वालों के लिए तो बीजेपी को वोट देना ही देना था, और हराने वालों को ये देखना था कि कौन बीजेपी को फाइट दे रहा है। तो तीसरी तो वोट थी ही नहीं। सबसे बड़ा चौंकाने वाला ये था कि जो हमेशा फाइट में रहा हो और अच्छी खासी वोट बैंक जिस समाज की रही हो, बावजूद इसके उनकी केवल 28,000 वोट आई और वो चौथे नंबर पर आए। बहुजन समाज पार्टी के इंद्रजीत नवजोत सिंह से भी पीछे वो रहे। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से संजय भाटिया को के बारे में मनोहर लाल खट्टर जी ने वहाँ कहा था गरौंडा रैली में कि मैं तो चुनाव में फॉर्म भर के चला जाऊंगा, और संजय भाटिया ने कहा कि जीत का प्रमाण पत्र मेरे से ले जाना। फिर संजय भाटिया को सारथी हटाना और उनकी जगह हरविंदर कल्याण जो रोड समाज से आते हैं, बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें अपना सारथी बनाया, और मराठा को पीछे ड्रॉबैक करने के लिए हिम्मत सिंह उनको चेयरमैन बनाया। हालांकि शपथ तो उन्होंने 2 दिन पहले ही ली है, लेकिन उसी समाज से, जिस समाज से मराठा आते हैं, तो कहीं ना कहीं और वोट दो ही थी, जिताने वाली और हराने वाली। अब की बार हर लोकसभा में मतलब ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे करूंगा, रिस्क नहीं लिया। दिव्यांशु का फ्यूचर क्या देखती हैं? एज में कांग्रेस का नेता तो बन ही गया, बड़ा नेता बन गया, सीएम के, पूर्व सीएम के सामने चुनाव लड़ रहा है और 5 लाख प्लस वोट लेना, क्या फ्यूचर मान रहे हैं आप दिव्यांशु का? देखिए, दिव्यांशु बुद्धिराजा ने वोट यहाँ से हासिल किए हैं, नो डाउट। पिछले लोकसभा चुनाव में अलग मुद्दे थे, अब की बार कुछ अलग मुद्दे थे। इन 5 सालों में वो 10 साल लगातार सत्ता में बने रहना, एंटी इनकम्बेंसिव जो रेशो है, परसेंटेज है, वो बढ़ती है वोटरों की। और ये वोट दिव्यांशु बुद्धिराजा की पर्सनल नहीं है, उसकी मेहनत से इतनी वोट आ गई, वो अलग बात है, मेहनत भी मैटर करती है। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जिन लोगों को वोट देनी थी, उनको कांग्रेस में विकल्प दिखा और उन्होंने कांग्रेस को वोट दी, ना कि दिव्यांशु बुद्धिराजा को। मैं जो पर्सनल मानता हूँ, वो बीजेपी और कांग्रेस की फाइट थी, कैंडिडेट इतने मैटर नहीं कर पाए। और अगर उनकी जगह स्थानीय किसी लीडर को, लोकल जो करनाल लोकसभा के जैसे, चाहे उसमें बहुत सारे नाम, बुल्ले शाह हैं या फिर वीरेंद्र राठौर हैं या मराठा हैं, 3-4 ये जो मजबूत जो उम्मीदवार थे, अगर इनमें से किसी को टिकट मिलती तो और ज़्यादा जो है परिणाम चौंकाने वाले आ सकते थे। लेकिन दिव्यांशु बुद्धिराजा ने इतनी कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से ही शायद इतना वोट शेयर वो ले पाए हों। मेरे को करनाल लोकसभा की हम लोग बात कर रहे थे, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन है, नो डाउट दिव्यांशु की मेहनत जो है रंग लाई, लेकिन भीतरघात हुई और इसलिए दिव्यांशु जो है हार गए। बीजेपी के लिए विधानसभा 9 की 9 विधानसभा जीतना बहुत मुश्किल है, जैसा कि इन आंकड़ों के हिसाब से पता लग रहा है, और ये आंकड़े वो है लोकसभा के, जबकि मोदी के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा गया। विधानसभा की अगर बात करें, बीजेपी के लिए कई सीटें जो हैं अनसेफ और रेड जोन में है। कांग्रेस ने बढ़िया चेहरा वहाँ स्थानीय बढ़िया चेहरा उतार दिया, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें जो हैं बढ़ सकती हैं। करनाल लोकसभा की 9 विधानसभा में भी ये कमाल जो है हो सकता है। कांग्रेस को सबक लेने की ये जरूरत है कि उनके एमएलए के बूथों पर ही जो है कांग्रेस हारती हुई नजर आई है और बीजेपी विन होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब मुकाबला जो है टफ है और बीजेपी सोच सोच के जो है कदम रख रही है। नायब सिंह सैनी को आगे रखा गया है, मनोहर लाल जी सेंटर में चले गए हैं, नायब सिंह सैनी रोज नए फैसले ले रहे हैं, 100 गज के प्लाट, हैप्पी कार्ड, कई योजनाएं जो है लेकर आ रहे हैं जनता को लुभाने के लिए। अब विधानसभा में देखेंगे कि कांग्रेस जो है क्या कमाल करेगी। और जैसा कि
हुड्डा साहब कह चुके हैं कि 45 से ज़्यादा भी विधानसभा सीटों पर लोकसभा के दौरान वो जीते हैं। और विधानसभा तो आपको पता है मुद्दे अलग हैं, चेहरे अलग हैं, पार्टियां क्या देखेंगी और क्या कौन से चेहरे को उतारेंगी, यह भविष्य में देखने वाला होगा। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।